अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उवैस मलिक है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोग्राफ। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ये हाइड्रोग्राफ होता क्या है, ये बनता कैसे है और ये फील्ड में कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस की। अगर मैं हाइड्रोलॉजी की बात करूं, हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट की बात करूं, गेट में ये 3-4 नंबर का ही आता है। लेकिन वो 3-4 नंबर अगर मैं देखूं वो आते कहां से है, वो 4 टॉपिक्स में से आते हैं। पहला फ्लड्स, दूसरा हाइड्रोग्राफ, तीसरा आपका इन्फिल्ट्रेशन एंड लास्ट एस्टिमेशन ऑफ रेनफॉल। ये ऐसे 4 टॉपिक्स है जिसमें हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोग्राफ होता क्या है। ठीक है, हाइड्रोग्राफ में यहाँ पे ग्राफ है। अगर मैं जनरल बात करूं, ग्राफ होता क्या है? इट इज जस्ट द वेरिएशन ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर, यही तो ग्राफ होता है। अब यहां पे हाइड्रोग्राफ होता क्या है? हाइड्रो तो वाटर है, इट मींस एक वाटर का ही कुछ होगा विद मतलब वाटर की वेरिएशन ही होगी विद रिस्पेक्ट टू अदर। वो क्या होगा वो अभी देखेंगे। मैं एक रिवर स्ट्रेच की बात करता हूं, मैं एक रिवर स्ट्रेच एग्जांपल लेता हूं। सपोज दिस इज अ रिवर झेलम, ठीक है, और मैं आपको कहता हूं आप एक सेक्शन एक्स पे बैठो। एक रिवर है, रिवर झेलम है, और एक सेक्शन पे मैं बैठने के लिए बोल रहा हूं। बोले सर बैठ के क्या करें? मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे बैठो और मुझे डिस्चार्ज नोट करके दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिस्चार्ज को नोट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोले सर कर सकते हैं, डिस्चार्ज तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में कर रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बोले सर डिस्चार्ज तो नोट करेंगे, लेकिन सर कितने टाइम तक बैठना है? वैसे टाइम पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, मैं कह रहा हूं आप 24 आवर्स वहां पे बैठो और मुझे हर 1 घंटे के बाद डिस्चार्ज नोट करके दो। 24 आवर्स में हर आवर के बाद डिस्चार्ज नोट करो। ठीक है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। जब आप जाओगे, सपोज सुबह के 8 बजे से आप स्टार्ट कर रहे हो, 8 बजे एक वैल्यू आएगा, 9 बजे और एक वैल्यू आएगा, 10 बजे और एक वैल्यू आएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो ये डिस्चार्ज का वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। अब सपोज जिस दिन मैंने आपको ये काम दिया था उसी रात बारिश होगी, और बारिश होगी 3 आवर्स के लिए। सपोज रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक, और उस 3 आवर बारिश की वजह से अब जब दूसरे दिन आप ये वाला काम करने जाओगे, अब यहां पे जो डिस्चार्ज की वैल्यूज है ना वो कांस्टेंट नहीं आएंगे, अब उनमें वेरिएशन आएगी। हमने प्रैक्टिकली देखा भी होगा कि जब बारिश होती है 3-4 घंटे के लिए, फिर रिवर स्ट्रीम में जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है, बढ़ भी जाता है और तेजी से बहने भी लगता है। कहने का मतलब ये डिस्चार्ज अब चेंज होगा। इनिशियली ये डिस्चार्ज जो है इसका वैल्यू बढ़ जाएगा और कुछ टाइम के बाद ये फिर से डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, और जब आप इस चीज को, ये टेबुलर फॉर्मेट डेटा आ गया, अब इसी डेटा को जब आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे, इसी डेटा को जब आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे, उसी ग्राफ को हम कहते हैं हाइड्रोग्राफ। ठीक है, मैं यहां पे बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्राफ, यहां से हम टाइम नोट करेंगे, टाइम, यहां से डिस्चार्ज, वैल्यूज तो हमने लिए 24 वैल्यूज, 24 डेटा है हमारे पास यहां पे, उसी चीज को मैं यहां पे प्लॉट कर रहा हूं। और जब आप प्लॉट करोगे ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, पहले इनिशियल ये राइज होगा, फिर ये डिक्रीज होगा। बात समझ आई? ठीक है, अब आप बोलोगे सर, चलो इसकी डेफिनेशन बोलता हूं पहले। अगर मैं हाइड्रोग्राफ की डेफिनेशन बोलूं, इट इज द वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे, अब अगर मैं आपको बोलूं सर यहां पे, मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे कैलकुलेट करके दो ये हाइड्रोग्राफ, यहां पे आप हाइड्रोग्राफ बना के दो, क्या यहां पे हाइड्रोग्राफ बिल्कुल ऐसा ही बनेगा या डिफरेंट बनेगा? ऑब्वियसली आंसर इज डिफरेंट। क्यों? बहुत सारे रीजन है जिन पे ये हाइड्रोग्राफ
डिपेंड करता है, वो अभी इस लेक्चर में आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक रीजन समझाता हूं। जब मैं इस सेक्शन की बात करूं, इस सेक्शन का कैचमेंट एरिया कुछ इस तरीके से होगा। अब बोले सर कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जिसपे जब बारिश गिरेगी और वो बारिश रन ऑफ करके इस रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन करेगी, जो कि फिर यहां पे कैलकुलेट होगा, इस सेक्शन पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, सपोज दिस इज द कैचमेंट एरिया। बारिश गिरी, उस बारिश का कुछ पार्ट इन्फिल्ट्रेट करेगा और कुछ पार्ट रन ऑफ होके इस रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन करेगा। बात सही है? इस रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन करने के बाद वही चीज आप यहां पे नोट करोगे, तभी तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। बात सही है? इस सेक्शन की बात करेंगे। इस सेक्शन का कैचमेंट एरिया अगर मैं देखूं वो कुछ इस तरीके से होगा। होगा कि नहीं होगा? मींस इस सेक्शन का कैचमेंट एरिया मींस जहां से रन ऑफ आ सकता है वो ज्यादा है, मींस वो वाला एरिया ज्यादा है। जब इसका कैचमेंट एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस सेक्शन, ऑब्वियसली ज्यादा बारिश भी यहीं पे गिरेगी। जब ज्यादा बारिश इस सेक्शन पे गिरेगी तो ज्यादा रन ऑफ भी होगा। ज्यादा रन ऑफ होगा तो ज्यादा डिस्चार्ज का वैल्यू भी यहां पे कैलकुलेट होगा। या इस तरीके से समझो, एक तो ऑलरेडी जो यहां से रन ऑफ हो रहा है वो नोट होगा यहां पे, और दूसरा जो इस एरिया पे भी रन ऑफ हो रहा है वो भी नोट होगा यहां पे। कहने का मतलब कि डिस्चार्ज का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसी वजह से इस सेक्शन पे जो हाइड्रोग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन सकता है। मैंने तो एग्जांपल बन सकता है किसी भी तरीके से, कहने का मतलब डिफरेंट बन सकता है। इसलिए इस हाइड्रोग्राफ की डेफिनेशन में है, इट इज द वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। एट अ पर्टिकुलर लोकेशन समझ आया क्यों? ठीक है, नेक्स्ट। चलो अब हाइड्रोग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सीखेंगे कि इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है। ये एक हाइड्रोग्राफ मैंने बनाया है इन जनरल किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का। ठीक है, ये जो यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं टाइम बेस। इस टाइम इंटरवल को, ठीक है, ये टाइम बेस होता क्या है ये आपको मतलब इसको इस तरीके से समझो कि जब बारिश हुई तो बारिश का इफेक्ट कितने देर तक आपके सेक्शन पे रह रहा है। ठीक है, बारिश का इफेक्ट कितने देर तक आपके सेक्शन मींस उस रिवर स्ट्रीम के सेक्शन पे रह रहा है, उसको हम कहते हैं टाइम बेस। ठीक है, नेक्स्ट, ये चीज है इसको कहते हैं राइजिंग लिम। राइजिंग लिम, ये चीज जो है दिस इज द फॉलिंग लिम। ठीक है, ये राइजिंग लिम है, ये फॉलिंग लिम है। यहां पे दो पॉइंट्स है, ये जो दो पॉइंट्स है दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये बस मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। देखो इनिशियली जो है डिस्चार्ज राइज हो रहा है, और जिसको मैंने कनकेव कर्व से दिखाया, कन्वेक्स कर्व से, कनकेव कर्व से दिखाया, सॉरी, जिसको मैंने कनकेव कर्व से दिखाया है। नाउ क्योंकि आफ्टर सम टाइम वो डिस्चार्ज का वैल्यू फिर से डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो अगर मैं इस कर्व की शेप को चेंज करना चाहूं, जो कि आपने 100 में भी पढ़ा है, अगर मैं इस कर्व की शेप को चेंज करना है तो देयर विल बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये यहां से अब एक कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, फिर से इसको कनकेव करना है मुझे, फिर से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये बस इसका कोई कंसेप्चुअल ये नहीं है, बस मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रख रहा हूं, ताकि जो ये कनकेव कर्व है उसको कन्वेक्स बना दूं यहां से कन्वेक्स, सो दैट कि मुझे, क्योंकि मुझे डिक्रीज दिखाना है, वो सेटिस्फाई हो जाए। फिर यहां से फिर से कनकेव कर्व आ रहा है। ठीक है, इस राइजिंग लिम को ही हम दूसरा नाम भी कहते हैं, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, यहां पे मैं दिखा रहा हूं रेनफॉल। सपोज दिस इज द रेनफॉल, और
दिस इज TR, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, ये दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। अब मैंने यहां पे रेक्टेंगुलर दिखा दिया, दिखाने को तो कुछ भी दिखा सकता था, ट्रायंगुलर भी दिखा सकता था, कर्व पैराबोला भी दिखा सकता, कुछ भी दिखा सकता, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल इसलिए दिखाया क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक बारिश हुई ना, वो यूनिफॉर्म हुई थी, ये यूनिफॉर्म रेनफॉल हुई थी 3 घंटे की, ठीक है। इसके बाद आता है ये वाला पोर्शन, ये दिस इज द बेस फ्लो। बेस फ्लो क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है टाइम लैग। टाइम लैग क्या होता है? ये होता है ये वाला टाइम इंटरवल, TL, टाइम लैग। टाइम लैग होता है कि इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेनफॉल टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाइड्रोग्राफ। इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है उसी को कहते हैं टाइम लैग, ठीक है। अब कंसेप्चुअली समझो ये टाइम लैग होता क्या है। ये होता है जब बारिश हुई, ठीक है, सुबह के 2 बजे बारिश हुई थी, रात के 2 बजे बारिश हुई थी, तो बारिश के कितने देर के बाद इफेक्ट आएगा आपके स्ट्रीम में। इनिशियली तो नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर अभी बारिश होगी तो 2 मिनट के बाद तो असर नहीं दिखेगा ना आपके रिवर स्ट्रीम में, कुछ टाइम के बाद, तो वो कितने टाइम के बाद आपका असर दिख रहा है, आपकी स्ट्रीम पे असर दिख रहा है, उसी को कहते हैं टाइम लैग, ठीक है। अब ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, means it is a time interval between center of mass of the rainfall to the center of mass of the hydro। ये एक hypothetical concept है। ऐसा नहीं है कि बारिश होगी तो आप सोचोगे यार मुझे बारिश का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो हो सकता है आपकी मानसिक स्थिति पे सवाल किए जा सकते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट द हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। बाकी ये होता निकालते कैसे है मैथमेटिकली, इट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ रेनफॉल टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाइड्रोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट, चल यहां पे अभी और 2 चीजें सीखनी है। ये जो राइजिंग लिम है ये 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला एक कैचमेंट एरिया पे, दूसरा रेनफॉल पे, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पे। मींस राइजिंग लिम की शेप जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है, एक टाइम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, दूसरा टाइप ऑफ द कैचमेंट। और जो ये फॉलिंग लिम है ये सिर्फ डिपेंड करेगा टाइप ऑफ कैचमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे जो ये है क्या कहते हैं इसको, राइजिंग लिम। राइजिंग लिम को ही मैंने दूसरा नाम दिया था टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता क्या है? ये होता है मतलब आपकी कैचमेंट एरिया का जो लास्ट वाटर पार्टिकल है उसको कितना टाइम लग रहा है आपके रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन करने में, यही होता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन और उससे थोड़ा सा आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये तो चलो, ये हमारे पास अब क्वेश्चन है, इसी हाइड्रोग्राफ पे ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? An isolated 3-hour rainfall on a small catchment produces a hydrograph peak and point of inflection on the falling limb of the hydrograph at 7 hours and 8.5 hours respectively after the start of the rainfall, ठीक है। Assuming no losses and no base flow contribution, the time of concentration in hours for this catchment is approximately। ये जो सवाल है ये गेट में आया है 2014 में, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सर पहला ही लेक्चर और पहले ही लेक्चर में आपने गेट का सवाल दिखा दिया, लेकिन मैं उन सब के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपको गेट में पूछा जाता है इट्स नथिंग डिफरेंट जो आपको बीटेक में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल जब हम 11th 12th में थे, ठीक है, तो आपने दिया होगा 12th के बाद दिया होगा CET दिया होगा, AI ट्रिपल दिया होगा, नीट दिया होगा, ठीक है।
और इन तीनों एग्जाम में क्या पूछा जाता है? ऑब्वियसली वही पूछा जाता है जो आपको 11th और 12th में पढ़ाया जाता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है, सेम टू सेम वही पूछा जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो आप डिग्री में पढ़ोगे, जो आप अपने 4 सालों में पढ़ोगे ना, बिल्कुल वही पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सेम टू सेम वही सिलेबस है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को करते कैसे है, क्या पूछा गया है वो देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो पहले। चलो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। मीन्स टाइम ऑफ कंसंट्रेशन मीन्स कि आपके कैचमेंट एरिया का जो फारदेस्ट पार्टिकल है, जो आखिरी वाला वाटर पार्टिकल है, उसको कितना टाइम लगेगा आउटलेट तक पहुंचने में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में ही बोला गया है फॉर स्मॉल कैचमेंट, स्मॉल कैचमेंट है, फॉर स्मॉल कैचमेंट जो ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता है टीसी, ये बराबर होता है टाइम लैग के, टीएल, लैग टाइम के बराबर होता है, ठीक है। और लैग टाइम आपको पता ही क्या होता है कि बारिश के कितने टाइम के बाद आपके रिवर स्ट्रीम में, ये बाय ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोग्राफ बनाता हूं पहले। दिस इज द टाइम इंटरवल और यहां से डिस्चार्ज है, और हाइड्रोग्राफ कुछ इस तरीके से है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और यहां पे भी आपको क्या दिया है, रेनफॉल दिया है। ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल दिया है 3 आवर्स, ये इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है। और ये बोला गया है कि जो पीक पहुंचता है, पीक डिस्चार्ज, ये पीक डिस्चार्ज ये पहुंचता है इन 7 आवर्स, मीन्स बारिश ये 7 आवर्स, ये वाला टाइम। और जो फॉलिंग लिम्ब का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो है एट 8.5 आवर्स, 8.5 आवर्स, ठीक है। क्योंकि कैचमेंट एरिया स्मॉल है तो मैं कह सकता हूं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लैग टाइम, तो मैं सिंपली लैग टाइम कैलकुलेट करता हूं। लैग टाइम किसके बराबर होता है? इट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रेनफॉल टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाइड्रोग्राफ, ये लैग टाइम यही होता है। मैं ये चीज कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करता हूं तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकल के आएगा। कैसे? TL will be equal to, ये निकालना है ना, it will be simply ये 7 hours 7 माइनस इसका हाफ, इस पूरे का हाफ, it will be 3/2, it will be equal to 7 minus 1.5, that will be equal to 5.5 hours, क्लियर? और यही हमारा आंसर है। अब यहां पे सवाल उठता है सर अगर स्मॉल नहीं लार्ज कैचमेंट एरिया है, ठीक है, अगर लार्ज कैचमेंट एरिया है तो जो ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है इट विल बी सिंपली, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन विल बी सिंपली इक्वल टू ये वाला टाइम इंटरवल, ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी बस ऑब्जर्वेशन बाय ऑब्जर्वेशन, ये सारे हाइपोथेटिकल कांसेप्ट्स, ठीक है। फॉर लार्ज कैचमेंट एरिया टाइम ऑफ कंसंट्रेशन विल बी द टाइम इंटरवल बिटवीन दिस, ये वाला टाइम इंटरवल। इज इट क्लियर? चलो अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला जो फैक्टर है इट इज साइज ऑफ द कैचमेंट, साइज ऑफ कैचमेंट, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। ये सपोज रिवर जहलिम है, ये रिवर जहलिम है और यहां पे मैं 2 सेक्शंस लेता हूं, सेक्शन XX, सेक्शन YY। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, इस सेक्शन का कैचमेंट एरिया सपोज दैट इज दिस, इसी कैचमेंट एरिया से कुछ रन ऑफ होगा,
और वो इसको ज्वाइन करके यहाँ पे कैलकुलेट होगा। अगर मैं इस वाले सेक्शन की बात करूं, इस वाले सेक्शन का कैचमेंट एरिया विल बी समवट लाइक दिस। यहां से भी रन ऑफ आएगा और इसको ज्वाइन करेगा, ठीक है। इस वाले सेक्शन का कैचमेंट एरिया बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो जाहिर सी बात है इस वाले सेक्शन में रन ऑफ भी ज्यादा होगा। जब ज्यादा रन ऑफ होगा तो ज्यादा डिस्चार्ज यहां पे कैलकुलेट होगा एज कंपेयर टू दिस। तो जाहिर सी बात है जब हम हाइड्रोग्राफ बनाएंगे दोनों जगहों का, इट विल बी डिफरेंट, ठीक है। ये तो मैंने एक रिवर पे बनाया। अगर मैं दो अलग अलग रिवर दिखाऊं और सपोज लाइक दिस, सपोज ये एक रिवर है, इसका कैचमेंट एरिया इज दिस। सपोज दिस इज रिवर गंगा, दूसरा रिवर इज दिस। सपोज दिस इज रिवर जहलिम, इसका कैचमेंट एरिया इज दिस, मीन्स ज्यादा है। गंगा का कैचमेंट एरिया इज दिस और जहलिम का कैचमेंट एरिया इज दिस, मीन्स इससे ज्यादा है। कहने का मतलब जहलिम रिवर का कैचमेंट एरिया इज मोर देन दिस रिवर। तो जाहिर सी बात है जब रेनफॉल होगी तो ज्यादा रन ऑफ यहां इस वाले एरिया पे होगा, वो रन ऑफ इसको ज्वाइन करके आप यहां पे कैलकुलेट करोगे। कहने का मतलब यहां पे डिस्चार्ज ज्यादा कैलकुलेट होगा एज कंपेयर टू दिस। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोग्राफ भी अलग अलग बनेगा, ठीक है। ये डिपेंड, मतलब हाइड्रोग्राफ विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कैचमेंट। ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर इज शेप ऑफ द कैचमेंट। तो जो दूसरा फैक्टर है दैट इज शेप ऑफ कैचमेंट। इसको विद एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास एक कैचमेंट कुछ इस तरीके से है, दूसरा कैचमेंट कुछ इस तरीके से है, तीसरा कैचमेंट कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं 3 हाइड्रोग्राफ्स बनाता हूं, ठीक है। एक हाइड्रोग्राफ मैंने बनाया कुछ इस तरीके से, इट इज समवट लाइक दिस। दूसरा हाइड्रोग्राफ बनाया मैंने इस तरीके से। तीसरा हाइड्रोग्राफ में कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। इसका पीक इस यहाँ पे, का पीक यहाँ पे है और इसका पीक यहाँ पे है, ठीक है। अब कौन किसका हाइड्रोग्राफ है वो समझते हैं। सपोज यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, जो आपका सेक्शन है वो ये रेड कलर से मैं जो दिखा रहा हूं वही आपका सेक्शन है। पहले बात करेंगे इस वाले सेक्शन की। देखो, बारिश होगी वो इस एरिया पे गिरेगी, कुछ इन्फिल्ट्रेट करेगी और कुछ रन ऑफ होके यहां पे ज्वाइन होगा, रन ऑफ होके स्ट्रीम को ज्वाइन करेगा। अब मुझे आप बताओ, यहां पे एक वाटर का पार्टिकल है और यहां पे एक वाटर का पार्टिकल है, दोनों में से आपके सेक्शन के पास कौन जल्दी पहुंचेगा? ऑब्वियसली ये वाला वाटर पार्टिकल। तो मुझे बोलो, जो ये वाला एरिया है, यहां पे एरिया ज्यादा है तो ज्यादा रन ऑफ होगा, तो जो डिस्चार्ज होगा वो
कुछ टाइम के बाद ही आपके पास आ जाएगा, मतलब पीक डिस्चार्ज जो है वो कुछ टाइम के बाद ही आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि एरिया जो मैक्सिमम एरिया है वो आपके सेक्शन के क्लोज है, ठीक है। मींस जहां से रन ऑफ हो रहा है वो मैक्सिमम एरिया आपके सेक्शन के क्लोज है, दैट्स व्हाई जो डिस्चार्ज है, पीक डिस्चार्ज है, वो जल्दी अचीव होगा। तो अगर मैं इन हाइड्रोग्राफ्स में देखूं, ऐसा कौन सा हाइड्रोग्राफ है जिसका डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज जो है वो जल्दी रीच हो रहा है, वो ये वाला हाइड्रोग्राफ है। मींस इस वाले कैचमेंट एरिया का हाइड्रोग्राफ ये वाला होगा। बात समझ आए? इसकी बात करेंगे। यहां पे भी इस वाले कैचमेंट एरिया में बारिश होगी, कुछ इन्फिल्ट्रेट करेगी और कुछ रन ऑफ होके इस रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन करेगी, जो कि आप यहां पे कैलकुलेट करोगे। ऑब्वियसली यहां पे भी एक वाटर पार्टिकल है, यहां पे भी वाटर पार्टिकल है। ये वाला वाटर पार्टिकल जल्दी पहुंचेगा या ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला, मगर ये वाला पार्टिकल जो है बहुत टाइम के बाद पहुंचेगा। और एरिया जो है, अगर मैं एरिया देखूं, ये वाला एरिया मतलब ज्यादा एरिया यहां पे है, तो ज्यादा रन ऑफ भी यहां पे होगा। तो जो रन ऑफ यहां पे ज्यादा होगा वो आपके सेक्शन के पास कुछ टाइम के बाद पहुंचेगा। तो जो पीक डिस्चार्ज है वो भी कुछ टाइम के बाद ही मिलेगा। मींस अगर मैं इस कैचमेंट एरिया का ग्राफ देखूं, हाइड्रोग्राफ, वो कुछ इस तरीके से होगा। मीन जो पीक डिस्चार्ज है वो बाद में मिलेगा, क्योंकि जहां से मेजर रन ऑफ हो रहा है वो सेक्शन आपके सेक्शन से दूर है। इसकी बात करेंगे। यहां पे मैक्सिमम एरिया बारिश होगी कैचमेंट एरिया पे, कुछ इन्फिल्ट्रेट करेगी और कुछ रन ऑफ होके आपके रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन करेगी। क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रन ऑफ होगा तो जल्दी अटेन होगा पीक डिस्चार्ज, कुछ इस तरीके से। फिर एरिया कम हो रहा है, डिस्चार्ज कम हो रहा है। फिर से एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, मींस रन ऑफ बढ़ रहा है, रन ऑफ बढ़ रहा है, आपका यहां पे डिस्चार्ज फिर से इंक्रीज होगा। मींस इस वाले कैचमेंट एरिया का हाइड्रोग्राफ विल बी समवट दिस, ठीक है। ये वाले हाइड्रोग्राफ्स को कहते हैं मल्टीपल हाइड्रोग्राफ्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभार मैचिंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। समझ आया? हाइड्रोग्राफ कैसे पहचाने, वो डिपेंड करेगा कैचमेंट का शेप। इसी शेप ऑफ द कैचमेंट में और दो चीजें हमें पढ़नी है। इसी शेप ऑफ द कैचमेंट में सब पार्ट्स है, वो क्या है वो देखते हैं। इसमें पहला है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर में क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ बी विड्थ, एवरेज विड्थ ऑफ द कैचमेंट टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कैचमेंट। दिस इज द फॉर्म फैक्टर। बी दूसरा है इसमें कंपैक्शन कोएफिशिएंट। कंपैक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? इट इज अगेन द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द कैचमेंट टू द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल टू 2 pi r, provided area is same, area constant। मींस जो सर्कल का एरिया होगा और जो आपकी कैचमेंट का एरिया है उनका एरिया शुड बी सेम, तब जाके रेशियो लेना है। इन चीज को कंसेप्चुअली समझते हैं। फॉर्म फैक्टर से आपको शेप ऑफ कैचमेंट कैसे पता चलेगा? देखो, अगर ये 1 आया, इसका मतलब क्या हुआ? B इज इक्वल टू L। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो शेप ऑफ कैचमेंट है दैट इज स्क्वायर। यहां पे देखते हैं, अगर कंपैक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, अगर कंपैक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरीमीटर ऑफ
आपका कैचमेंट है, दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये हुआ जो आपका जो कैचमेंट एरिया है दैट इज सर्कुलर इन शेप, दैट इज सर्कुलर इन शेप। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हो, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी या कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, वो क्या बताते हैं, वो शेप ऑफ कर्व बताते ना। सिमिलरली ये भी बताते हैं शेप ऑफ द कैचमेंट, ये दो फैक्टर्स। नेक्स्ट, चलो अब थर्ड फैक्टर की बात करेंगे, ये है स्ट्रीम डेंसिटी। फिर से एग्जांपल से समझेंगे। ये रिवर, एक रिवर ऐसा है, इसकी जो लेंथ है मैंने लिया 1 किलोमीटर। दूसरा रिवर यहां पे है, इसकी भी लेंथ क्या ली मैंने, 1 किलोमीटर। मैंने लेंथ सेम रखा ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। इस वाले रिवर, सपोज ये गंगा है, रिवर झेलम है, इस 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ गंगा में सपोज इसको 4 स्ट्रीम्स ज्वाइन कर रहे हैं, 4 स्ट्रीम्स ज्वाइन कर रहे हैं, और इस 1 किलोमीटर झेलम में इसको 2 स्ट्रीम्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप यहां पे डिस्चार्ज कैलकुलेट करोगे, ज्यादा कहां पे आएगा, ऑब्वियसली ज्यादा। और अगर आप देखोगे पीक डिस्चार्ज किस में ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि इसमें स्ट्रीम डेंसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। इसमें 2 ही स्ट्रीम से 1 किलोमीटर लेंथ में, इसमें 4 स्ट्रीम से 1 किलोमीटर लेंथ में। ये हो गया स्ट्रीम डेंसिटी। को स्ट्रीम डेंसिटी पे भी हाइड्रोग्राफ अफेक्ट होगा। नेक्स्ट करेंगे ड्रेनेज डेंसिटी की बात, 4th पॉइंट, ड्रेनेज। सपोज अभी मैंने स्ट्रीम कहा था इसको, इसी को मानो ये ड्रेन्स है, ठीक है, जो ना जो घर से निकलता वेस्ट सब कुछ फिर हम ऑब्वियसली नदी में ही फेंकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे ड्रेन्स है। इस 1 किलोमीटर लेंथ में 4 ड्रेन्स है और इस 1 किलोमीटर लेंथ में 2 ड्रेन्स है। तो बताओ डिस्चार्ज कहां पे ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली यहां पे डिस्चार्ज ज्यादा मिलेगा। अगर यहां पे डिस्चार्ज ज्यादा मिलेगा तो पीक भी कहां पे मिलेगा ज्यादा, ऑब्वियसली यहीं पे मिलेगा। मींस ड्रेनेज डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा हाइड्रोग्राफ, जब आप हाइड्रोग्राफ बनाओगे। नेक्स्ट बात करेंगे अब जो भी फैक्टर्स है वो सेल्फ अंडरस्टूड है, नाम से ही पता चलता है कि कैसे इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। ऑब्वियसली जितनी देर बारिश होगी उतना ज्यादा रन ऑफ होगा, उसी हिसाब से पीक भी उतना ज्यादा मिलेगा, मींस उतना ज्यादा डिस्चार्ज मिलेगा। ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट इज intensity of rainfall। इंटेंसिटी ऑफ रेन मींस कितने जोर से बारिश होगी। ऑब्वियसली जितनी तेजी बारिश होगी उतना तेज रन ऑफ भी होगा और उसी हिसाब से आपका डिस्चार्ज का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। ये उसमें इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये कैसे हाइड्रोग्राफ को अफेक्ट करेगा। Next, 7th is direction of wind। चलो डायरेक्शन ऑफ विंड को समझते हैं। ठीक है, सपोज ये फॉर एग्जांपल स्लोप है, फॉर एग्जांपल ये स्लोप है, ठीक है, ये एक स्लोप है, ये दूसरा स्लोप है, मतलब ये आपकी कैचमेंट एरिया का स्लोप है और बीच में से नदी जा रही है। ठीक है, अब बारिश हो रही है, बारिश की डायरेक्शन भी ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगी, यहां से। ठीक है, और विंड जो है, विंड अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है।
विंड अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और रेनफॉल जो रन ऑफ है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ऑब्वियसली जो विंड है वो इस रेनफॉल को क्या करेगी, रेजिस्टेंस, मींस जिस तेजी से अब ये रन ऑफ हो रहा था उस तेजी से नहीं होगा। अगर ये उस तेजी से नहीं होगा तो जो पीक डिस्चार्ज है वो भी जल्दी नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ विंड भी है वो भी अफेक्ट करेगा हमारे हाइड्रोग्राफ पे। नेक्स्ट 8 पॉइंट, सॉइल मॉइस्चर कंडीशन। देखो सॉइल मॉइस्चर कंडीशन ये क्या होता है आपको पता है, जो सॉइल सैंपल है हमारे पास, जो सॉइल होती है उनमें इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं, क्योंकि वो स्फेरिकल नेचर के होते हैं और उस स्फेरिकल नेचर की वजह से उनके बीच में क्या रहता है, चाहे आप कितना भी कंपैक्ट करो उनके बीच में वो एक इंटरमोलिकुलर स्पेस रहती है और उसी इंटरमोलिकुलर स्पेस को हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। अब उस वॉइड में या पानी रह सकता है या एयर रह सकता है, ठीक है। अब क्योंकि बारिश हो रही है, एयर को तो सवाल ही नहीं है कि आपके वॉइड्स मतलब सॉइल पार्टिकल के वॉइड्स में एयर होगा, वहां पे सिर्फ पानी होगा। अब जितने आपके सॉइल वॉइड्स में मतलब जो सॉइल के वॉइड्स में जितना उसमें पानी होगा उतना कम इन्फिल्ट्रेशन होगा ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सॉइल है, मैंने एक सैंपल लिया सॉइल का और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो वॉइड्स है बीच में, इन सारे के सारे वॉइड्स में क्या है, पानी है। जब सारे के सारे वॉइड्स में पानी है उसी चीज को हम क्या कहते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है। सैचुरेटेड सॉइल सैंपल मींस पूरे इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में पानी है। अब जब बारिश हो रही है, बारिश का इन्फिल्ट्रेट करेगी, नहीं करेगी, मींस जितनी बारिश होगी वो सीधा रन ऑफ होके आपके रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन करेगा, ठीक है। एक कंडीशन, जब ऑब्वियसली जब सारी की सारी रन ऑफ रिवर स्ट्रीम बारिश रिवर स्ट्रीम को ही ज्वाइन करेगा तो डिस्चार्ज भी तो ज्यादा ही मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल सॉइल ड्राई है, मींस इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में पानी नहीं है, मींस वॉइड्स खाली है जिसको हम ड्राई सॉइल कहते हैं। अब बारिश हो रही है, सबसे पहले बारिश क्या करेगी, वो इन्फिल्ट्रेट करेगी, वो इन वॉइड्स को फिल करेगी पानी से, उसके बाद रन ऑफ होगा। मींस कहने का मतलब जितनी बारिश हुई सारी की सारी बारिश एज ए रन ऑफ रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन नहीं करेगी, मींस कुछ पार्ट लॉस होगा और उसी वजह से डिस्चार्ज का वैल्यू भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो कहने का मतलब सॉइल मॉइस्चर कंडीशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हाइड्रोग्राफ बनाने में, ठीक है। लास्ट इज लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न, चलो लैंड यूज पैटर्न फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल लेता हूं, एक विलेज और एक अर्बन एरिया। मीन्स जब हम विलेज की बात करते हैं जो हमारा वहां पे सरफेस होता है वो अनपेव्ड रहता है, मीन्स वो सॉइल ही रहती है। बारिश होगी, कुछ उस बारिश का कुछ पार्ट पहले इन्फिल्ट्रेट करेगा और उसके बाद रन ऑफ होके रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन करेगा। अब शहरों की बात करेंगे, शहरों में क्या होता है, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ लैंड इज कवर्ड विद सीमेंट, मतलब वो एक तरह का सीमेंटेड एरिया होता है, मतलब मैक्सिमम एरिया सीमेंटेड होता है। तो क्या होगा, बारिश गिरेगी, इन्फिल्ट्रेट तो करेगी नहीं कुछ, सारी की सारी बारिश एज अ रन ऑफ किसको ज्वाइन करेगी, रिवर को। तो डिस्चार्ज भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो फ्लड के आने के चांसेस भी क्या है, ज्यादा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हाइड्रोग्राफ अफेक्ट करता है, जिन पे हाइड्रोग्राफ जो हाइड्रोग्राफ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब लास्ट सवाल ये था मेरा कि हम प्रैक्टिकल फील्ड में हाइड्रोग्राफ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आप फ्लड डिपार्टमेंट में काम करते हो, ठीक है, और आपको पता है कि रिवर के सेक्शन पे किस किस तरह का हाइड्रोग्राफ मिल सकता है एज पर द रेनफॉल, ठीक है। जब रेन होगी, आपको पता है 3 घंटे या 4 घंटे या 10 घंटे की रेनफॉल हुई, आपको पता होगा कि पीक डिस्चार्ज कितना मिलेगा, पता होगा। जैसे आपको पता होगा पीक डिस्चार्ज कितना मिलेगा, आपको ये भी पता होगा कि आप आराम से ये भी पता लगा सकते हो कि किस एरिया में फ्लड आने के चांसेस है, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी डेटा कैलकुलेट किया हुआ होगा कि फॉर एग्जांपल ये रिवर है और इस सेक्शन पे जब आपने हाइड्रोग्राफ बनाया, इस सेक्शन पे जब आपने हाइड्रोग्राफ बनाया
वो कुछ इस तरीके से, ये इसका पीक मिला, क्यू पीक, और ये जो क्यू पीक मिला ये 4 घंटे की बारिश की वजह से मिला। और आपको ये भी पता होगा कि अब इससे ज्यादा अगर डिस्चार्ज होगा, इससे ज्यादा अगर डिस्चार्ज होगा तो इस एरिया में फ्लड आएगा। अब सपोज बारिश 4 घंटे नहीं हुई, बारिश 8 घंटे हो गई। जब बारिश 8 घंटे हुई, आप आराम से बोल सकते हो अब कि भाई अब यहाँ पे डिस्चार्ज, इस सेक्शन पे डिस्चार्ज इससे ज्यादा आएगा, इससे ज्यादा आएगा तो वो फ्लड बैंक्स के ऊपर से चला जाएगा तो फ्लड आ सकता है। तो आप क्या फ्लड को रोक तो नहीं सकते, बट एज ए, क्योंकि आप फ्लड डिपार्टमेंट में हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इस एरिया में लोग रहते हैं आप उनके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स एडॉप्ट कर सको। तो ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हाइड्रोग्राफ्स का। विद दिस हमारा ये टॉपिक इंट्रोडक्शन हाइड्रोग्राफ्स का खत्म होता है, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो और या ईमेल कर सकते हो। ईमेल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखी है। थैंक यू सो मच।